Hi guys, this is Dr. Sandeep Tiwari and I welcome to you to online classes. Guys, in last lecture I discussed with you about the first canto of the poem Ode to West Wind, in which the poet describes the power and effect of west wind on the earth. Okay? In today's lecture I am going to discuss with you the canto second of the west wind, and in this canto the poet describes the effect of west wind in the air or in the sky. Okay बच्चों, तो let's start. Thou on whose stream mid the steep sky commotion, loose clouds like earth's decaying leaves are shed, shook from the tangled boughs of heaven and ocean, angel of rain and lightning. फर्स्ट 4 लाइन देखते हैं एक बार. कमोशन मतलब होता है मूवमेंट, हलचल. शुक मतलब शेकन, हिलाना. टेंगल मतलब इंटरलॉक, उलझे हुए रहना. बोझ मतलब होता है ब्रांचेस, और एंजल्स मतलब होता है मैसेंजर. ये 4 to 5 वर्ड्स हैं जो आपको लाइंस को एक्सप्लेन करने से पहले जान लेना चाहिए. तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इन दिस कैंटो द पोएट इज गोइंग टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ वेस्ट विंड ऑन द एयर और इन द स्काई. तो स्काई में या हवा में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में बात करता है पोएट. तो द पोएट कंपेयर्स द क्लाउड्स विच फ्लोट्स, द पोएट कंपेयर्स द क्लाउड्स विच फ्लोट ऑन द surface of west wind to the leaves which are on the earth. बोला ना, thou on whose stream the steep sky commotion, loose clouds like earth decaying leaves. In the first line the poet says that, O west wind, you are the region for the movement that are in sky. मतलब आसमान में जो भी हलचल है, for that movement, उस हलचल के लिए you are the reason, तुम रीजन हो, तुम कारण हो. इट मीन्स तुम्हारे कारण आसमान में भी हलचल है. क्यों ऐसा हलचल है, क्यों? तो बच्चों, आपने कई बार रियलाइज़ किया होगा, आपने आसमान को देखा होगा तो बादल आपको ऐसा लगता है चलते हुए नज़र आ रहे हैं. ऐसा लगता है कि बादल चल रहे हैं, आप कहते हो कि बादल यहाँ से वहाँ जा रहे हैं. तो उस बादल को पोएट ने कंपेयर किया है किससे? डिकेइंग लीव्स, जो सूखे पत्ते हैं, जो कहाँ पे हैं? ऑन द अर्थ, धरती पे हैं, उनसे उनको कंपेयर किया है. कैसे? जैसे कि धरती पे सूखे पत्ते, जैसे कि धरती पे सूखे पत्ते बिछे हुए नज़र आते हैं. किसी पेड़ के नीचे देखो, पतझड़ टाइम पे सूखे पत्ते जो गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि एक लेयर सी बिछी हुई है. ठीक उसी तरह से आसमान में ये जो बादल हैं वो बिखरे पड़े हैं पत्तों की तरह. तो पोएट उन बादलों का कंपैरिजन किससे कर रहा है? धरती पे पड़े सूखे पत्तों से. और क्या कहता है कि दीज क्लाउड्स फॉल फ्रॉम ह्यूज ट्री. बोलता है ये जो क्लाउड्स है ना, शुक फ्रॉम मतलब होता है सेकंड फ्रॉम या गिरे हुए, फॉलन फ्रॉम. ये कहाँ से गिरे हुए हैं? अ ह्यूज ट्री, एक विशाल वृक्ष से. इमेजिनेशन कर रहा है, कल्पना कर रहा है. क्या कल्पना कर रहा है वो? कि these clouds are fallen from, या these clouds fall from a huge tree whose roots मतलब जड़ें, are in ocean,
एंड द ब्रांचेज आर इन द स्काई। लिखा है ना, टेंगल्ड बोज ऑफ हेवन एंड ओशियन। टेंगल्ड मतलब उलझे हुए, बोज मतलब शाखाएं, हेवन एंड ओशियन मतलब पोएट एक ऐसे विशाल वृक्ष की इमेजिनेशन कर रहा है, एक विशाल वृक्ष की कल्पना कर रहा है जिसकी जड़ें तो कहाँ हैं, ओशियन में, और जिसकी ब्रांचेस कहाँ फैली हुई हैं, हेवन में। और इसी वृक्ष से गिरे हुए क्या हैं, वो बादल हैं। समझ में आया बच्चों? तो फर्स्ट लाइन में उसने क्या कहा कि ओ वेस्ट विंड यू आर द रीजन फॉर द मूवमेंट इन द स्काई। तुम स्काई में या आसमान में जो भी मूवमेंट होता है उसके लिए यू आर द रीजन, तुम उसके लिए कारण हो। इट मीन्स बिकॉज ऑफ यू देयर आर मूवमेंट्स, तुम्हारे कारण ही वहां पे क्या है, मूवमेंट्स हैं। फिर बोलता है द क्लाउड्स दैट आर इन स्काई, वो जो क्लाउड्स है ना, जो पत्ते जो आसमान में हैं, द क्लाउड्स दैट आर इन स्काई, वो जो आसमान में बादल है ना, दे आर लाइक द डेड लीव्स, सूखे पत्तों की तरह हैं, दैट आर स्प्रेड ऑन द अर्थ, जो कि धरती पर फैले हुए हैं। एंड दीज क्लाउड्स आर शेकन फ्रॉम या फॉल फ्रॉम अ ह्यूज ट्री whose branches are in heaven and whose roots are in ocean। समझ में आ गया बच्चों? In last line the poet calls these clouds the angel of rain and lightning। angel मतलब मैसेंजर। तो अब क्या कहता है पोएट कि these clouds are the messenger of rain and lightning। lightning बिजली और rain मतलब बारिश। इसको आप भी समझ सकते हो कि जैसे आसमान में बादल आ जाएं, घने बादल आ जाएं, गहरे काले आ जाएं, तो आपको ये लगता है कि अब बिजली चमकेगी या और अब बारिश आने वाली है। तो ये आपको कैसे पता चला कि बारिश आने वाली है या बिजली चमकने वाली है? आपने बादलों को देख करके एक कल्पना किया, एक अनुमान लगाया। तो यही पोएट कहना चाहता है कि ये जो क्लाउड्स है ना, दे आर मैसेंजर, दे आर एंजल्स, दे आर मैसेंजर। वो मैसेंजर है, वो हमें मैसेज दे रहे हैं, किसके लिए? रेन एंड लाइटनिंग, बारिश और बिजली की। क्लियर बच्चों? आगे देखते हैं। देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एयरी सर्ज लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फायर्स मिनेड even from the dim verge of the horizon of zenith side the lock of the approaching storm। तो अभी जो ऊपर की 4 लाइन्स हैं उसमें वो किसकी बात कर रहा है? बादलों की बात कर रहा है, जो आसमान में बादल हैं उन्हीं की बात कर रहा है। तो आगे भी वही थॉट कंटिन्यू होगा। तो अगले जो स्टेंजा में सेकेंड लाइन में जो लास्ट वर्ड है सर्ज, सर्ज मतलब होता है वेव्स, वेव्स मतलब लहरें। ओके बच्चों? आगे जो फायर्स है टेरिबल, भयानक। मीनेड एक ऐसी लेडी है जिसको ये माना जाता है कि वो वर्शिपर ऑफ वाइन गॉड, जो शराब की देवता, शराब के देवता का क्या नाम है? बेकस। जैसा कि मैंने वर्ड मीनिंग में आपको लिखा भी है, वर्शिपर ऑफ वाइन गॉड बेकस। बेकस जो वाइन गॉड हैं उनकी पूजा करती हुई है, जो पूजा करने वाली उसको क्या कहा गया है? मीनेड। वर्ज मतलब होता है ब्रिंक, किनारा। और जेनिथ साइड मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्काई, इन द स्काई। आसमान में सबसे ऊंचा बिंदु जो होता है उसको बोलते हैं जेनिथ साइड, सबसे उच्चतम स्थान। तो अब देखिए कि देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एयरी सर्ज। पोएट अभी किसके बारे में बात कर रहा है? क्लाउड्स के बारे में। बोलता है दीज क्लाउड्स आर स्प्रेड, ये जो बादल है ना ये फैले हुए हैं। कहाँ? ऑन द वेव या ब्लू वेव्स ऑफ वेस्ट विंड। लिखा ना, ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एयरी सर्ज। एयरी सर्ज मतलब हवा रूपी वेव्स, लहरों के ऊपर कौन फैला हुआ है? वो बादल फैले हुए हैं। ब्लू क्यों है? क्योंकि बच्चों आप
धरती पर से जब आसमान की तरफ देखोगे तो आसमान आपको ब्लू दिखाई देगा, और धरती से आसमान के बीच में हवा की लेयर होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो ऐसा लगता है कि हवा भी अपने ब्लू सरफेस के रूप में बह रही है, हवा भी ब्लू कलर में ही है, क्योंकि हवा दिखाई नहीं देती है। तो पोएट ये कहता है कि दोज क्लाउड्स, वो जो क्लाउड्स है ना, आर स्प्रेडेड ऑन, वो सारे के सारे क्लाउड्स फैले हुए हैं ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ एयरी वेव्स, या ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ वेस्ट विंड। ये जो पछुआ हवा है इसके ब्लू सरफेस पे ये क्लाउड्स क्या हुआ है, फैले हुए हैं। किस तरह से? लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फायर्स मैनेट। अब आपको एक इमेजिनेशन करने के लिए मैं बोलता हूं, आप एक इमेजिनेशन कीजिए कि समुद्र के किनारे कोई ऐसी घटना होती है जहां से एक लहर के रूप में, एक चमकती लहर के रूप में समुद्र के किनारे से आसमान तक जाती हुई एक लहर दिखाई दे। इमेजिन करो कि नाइट का टाइम हो, अंधकार हो, और आपको ऐसा महसूस हो कि समुद्र के किनारे से कोई चमकीली लहर बहती हुई या बहते हुए तरीके से कहाँ पहुँच रही है, आसमान में पहुँच रही है। तो आपको दिखेगा कि समुद्र के किनारे से लेकर के आसमान तक एक लहर फैली हुई, चमकीली लहर फैली हुई है। ये इमेजिनेशन आपके माइंड में सेट हो गया। अगर ये इमेजिनेशन आपके माइंड में सेट है तो अब अगली लाइन आपको इजीली क्लियर हो जाएगी। तो क्या कह रहा है वो कि लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फायर्स मिनेट इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ हॉरिजन टू द जेनिथ हाइट। बोलता है एंड द वेव्स ऑफ वेस्ट विंड, ये जो वेस्ट विंड के वेव्स है ना, लहरें हैं, दे आर स्प्रेडिंग फ्रॉम द वर्ज ऑफ ओशियन टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्काई। मतलब जो पछुआ हवा है, जो वेस्ट विंड के वेव्स हैं, जो लहरें हैं, वो समुद्र के किनारे से लेकर के कहाँ तक बह रही हैं, आसमान की हाईएस्ट पॉइंट तक, या आसमान के सबसे ऊंचे बिंदु तक जा रही हैं। तो ये जो हवा समुद्र के किनारे से आसमान के ऊंचे बिंदु तक जा रही है, इस हवा की लहर को पोएट ने कंपेयर किया है किससे? द ब्राइट हेयर ऑफ मीनेड। एक फीमेल वर्शिपर है, एक लेडी है जो शराब के देवता की पुजारन है, जो कि समुद्र के किनारे बैठ कर के पूजा कर रही है, और उसके चमकीले बाल समुद्र के किनारे से उड़ते हुए बहते 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 कहाँ तक जा रहे हैं, आसमान तक। इमेजिनेशन आपको समझ में आया कि जैसे कि कोई लेडी समुद्र के किनारे बैठ कर के वाइन गॉड की पूजा कर रही है, और उसके बाल, उसके चमकीले बाल समुद्र के किनारे से लहर के रूप में बहते हुए कहाँ जा रहे हैं, आसमान तक जा रहे हैं। ठीक उसी तरह से द वेस्ट विंड इज ऑल्सो स्प्रेडेड फ्रॉम द वर्ज ऑफ द ओशियन टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्काई। उसी तरह से वेस्ट विंड भी समुद्र के किनारे से बहती हुई कहाँ तक फैली है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्काई। क्लियर बच्चों? आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपके पास। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। दाउ डार्ज ऑफ डाइंग एयर टू विच दिस क्लोजिंग नाइट will be the dome of vast sepulchre, vaulted with all thy congregated might of vapors, from whose solid atmosphere black rain, fire and hail will burst. O here. बच्चों फिर से एक इमेजिनेशन आपके सामने पोएट ने प्रेजेंट किया है। इस इमेजिनेशन को समझने के लिए पहले आपको अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी। इमेज ये बनाना है आपको
कि जैसे अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2020 चल रहा है, ठीक है, और ये 2020 का नवंबर लास्ट जा रहा है या दिसंबर आने वाला है, और दिसंबर जो मंथ होता है वो किसी भी ईयर का क्या होता है, लास्ट मंथ होता है। इट मीन्स वहाँ पर दिसंबर आते आते ये होता है कि ये ईयर अब फिनिश होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, और नेक्स्ट ईयर विल स्टार्ट, और अगला जो है ईयर स्टार्ट हो जाएगा, यही होता है। तो इसी तरह से उसने एक इमेज बनाया है। क्या इमेज बनाया है कि वेस्ट विंड क्या है, डार्ज मतलब होता है बच्चों फ्यूनरल सॉन्ग। फ्यूनरल सॉन्ग क्या होता है, जब किसी की डेथ हो जाती है और उसको दफनाने के लिए ले के जाते हैं, जैसे चर्च वगैरह में ले जाते हैं तो कोई गाना बजाते हुए ले जाता है, तो वो जो गाना वगैरह बजता है उसको बोलते हैं फ्यूनरल सॉन्ग, या उसके लिए जो कोई गीत गाया जाता है उसकी प्रशंसा में, उसको बोलते हैं फ्यूनरल सॉन्ग। सेपल्चर क्या होता है, बरियल प्लेस, मतलब जहाँ पर दफन किया जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं, सेपल्चर। वॉल्टेड मतलब होता है रूफ्ड, छत, और कॉन्ग्रेगेटेड मतलब होता है कलेक्टेड। तो अभी देखिए क्या कह रहा है कि दाऊ, दाऊ किसके लिए बोला है, वेस्ट विंड के लिए। पोएट वेस्ट विंड को वापस एड्रेस कर रहा है, कहता है ओ वेस्ट विंड यू आर द फ्यूनरल सॉन्ग, तुम क्या हो, डेथ सॉन्ग हो। किसके लिए, ऑफ द डाइंग ईयर, ये जो साल खत्म हो रहा है इसके लिए तुम क्या हो, फ्यूनरल सॉन्ग हो या डेथ सॉन्ग हो। और इस मरते हुए या इस डाइंग ईयर के लिए, टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डोम ऑफ वास्ट सेपल्चर। सेपल्चर अभी मैंने बताया क्या होता है, बर्निंग प्लेस या ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान भी कह सकते हो। तो जैसे ये जो साल है ये मर रहा है या ख़त्म हो रहा है, और ख़त्म होते हुए साल की ये जो रात है उसके लिए किसकी तरह काम करेगी, डोम की तरह, या एक जैसे किसी के मरने के बाद उसके कब्र पर छतरी नहीं बना दी जाती है, छतरी बना दी जाती है, तो उसके ऊपर एक छतरी बना दी गई हो, तो ये जो रात है ना उसके मृत्यु के ऊपर एक छतरी का काम करेगी। एक बार वापस से इमेजिनेशन क्रिएट करना, मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूँ इसको, कि क्या कह रहा है कि मान लो कि 31 दिसंबर है, किसी भी ईयर का लास्ट डे है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर में जब रात्रि आती है तो रात को लोग 12 बजे तक जगते रहते हैं। क्यों जगते रहते हैं, नए साल का वेलकम करने के लिए, नए ईयर का वेलकम करने के लिए। तो इट मीन्स जो 31 की नाइट होती है, जैसे कि अभी 2020 चल रहा है, 2020 में 31 की जो नाइट होगी वो क्या होगी, लास्ट नाइट होगी 2020 की। तो वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो 31 की नाइट है ये किसकी तरह है, एक छतरी की तरह, एक डोम की तरह है। किसके लिए, ये जो ईयर डाई हो रहा है या ये जो ईयर खत्म हो रहा है, मतलब किसी भी कब्र के ऊपर जो छतरी बनाई जाती है वो छतरी कौन है, ये नाइट है। और कब्र किसकी है, डाइंग ईयर, मरते हुए साल की। और उस मरते हुए के लिए डेथ सॉन्ग कौन है, वेस्ट विंड। इतनी बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट 2.5 लाइन में क्या कहता है, द पोएट एड्रेसेस टू वेस्ट विंड एंड सेज, ओ वेस्ट विंड यू आर द डेथ सॉन्ग ऑफ डाइंग ईयर, तुम क्या हो, इस मरते हुए साल के लिए क्या हो, डेथ सॉन्ग हो। एंड टू दिस डाइंग ईयर, इस डाइंग ईयर के लिए, दिस लास्ट नाइट या दिस क्लोजिंग नाइट इज लाइक द डोम, किसकी तरह है, डोम की तरह है, उस छतरी की तरह है। जैसे कि कोई वास्ट सेपल्चर, एक बड़े से कब्र की छतरी होती है। और ये छतरी किसकी बनी हुई है, वॉल्टेड विद, वॉल्टेड विद मतलब रूफ्ड विद,
जब आप किसी की कब्र पे छतरी बनाओगे तो छत भी बनाओगे, उसकी छतरी का छत भी तो बनेगा, जो कि किसी न किसी द्वारा क्या होगा, रूफ्ड, कवर्ड होगा, छत तैयार होगी। तो बोलता है कि ये जो डोम है ना, इट इज रूफ्ड विद या वॉल्टेड विद दाई कॉन्ग्रेगेटेड माइट, तुम्हारे कलेक्टेड पावर, माइट मतलब पावर, और ये पावर किसका है, ऑफ वेपर्स, वेपर्स मतलब धुंध या हवा। फ्रॉम हुज सॉलिड एटमोस्फेयर ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बर्स्ट ओ हियर, और इस सॉलिड एटमोस्फेयर से रेन, ब्लैक रेन का मतलब हो गया मूसलाधार बारिश, फायर जिसको आप बिजली वगैरह कहते हो, और हेल बर्फबारी भी कहते हो, विल बर्स्ट मतलब कम। तो उसने क्या कहा, एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ। कहता है कि ओ वेस्ट विंड यू आर द डेथ सॉन्ग ऑफ दिस डाइंग ईयर एंड दिस लास्ट नाइट ऑफ दिस ईयर इज लाइक द डोम ऑफ दिस डाइंग ईयर। ये जो मरते हुए साल का लास्ट नाइट है, इसके लिए डोम का काम कौन कर रहा है, दिस नाइट, दिस लास्ट नाइट, एंड दिस डोम इज रूफ्ड विथ, और ये जो डोम है ना, ये रूफ्ड विद किसके द्वारा निर्मित है, विद दाई पावरफुल या विद दाई कलेक्टेड पावर, तुम्हारे इकट्ठी हुई शक्तियों के कारण। और ये कलेक्टेड पावर किसका है, विद दाई कलेक्टेड पावर ऑफ वेपर्स, धुंध के कलेक्ट होने से, हवा के कलेक्ट होने से जो पावर बना, वही इस डोम के रूफ का निर्माण कर रही है। एंड फ्रॉम दिस रूफ या फ्रॉम दिस कलेक्टेड पावर या फ्रॉम दिस सॉलिड एटमोस्फेयर ब्लैक रेन फायर हेल विल बर्स्ट, इसी सॉलिड एटमोस्फेयर से हवा, बारिश, बर्फबारी और बिजली आती है। ओके बच्चों, तो लास्ट स्टेंजा को मैं वापस से एक बार रिकॉल करता हूँ। कहता है वो कि वेस्ट विंड क्या है, ख़त्म होते हुए साल का क्या है, मृत्यु गीत है, और ख़त्म होते हुए साल के लिए जो लास्ट नाइट है वो उसकी छतरी की तरह काम करती है, उसकी कब्र के ऊपर छतरी की तरह काम करती है। और ये छतरी वेस्ट विंड के पावरफुल या कलेक्टेड पावर, उसके धुंध से या उसकी हवाओं से बनी हुई है। और इस छतरी से बर्फबारी, आग, हवा, ये सारी चीज़ें निकल करके आती हैं। अब ये तो एक इमेजिनेशन था, वैसे आप देखिए तो कहता है कि हवा जो वेस्ट विंड है वो चारों तरफ फैली हुई है, और इन हवा रूपी लहरों से या वेस्ट विंड की जो लहर हैं, इन्हीं से बारिश निकल के आती है, इन्हीं से फायर, बिजली चमकती है, और इन्हीं में से बर्फबारी होती है। तो ये चीज़ कहने की कोशिश कर रहा है पोएट। ओके बच्चों, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।